नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर भारत 360 और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। नए दौर में दिल का दौरा। पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक के केस जिस तेजी से बढ़े हैं, खासकर पोस्ट कोविड के बाद जो मामले सामने आए हैं, निश्चित तौर पर चिंताजनक हैं, चौंकाने वाले हैं। और अब इस पर नई बहस भी शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि आखिर हार्ट अटैक के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या वायरस का असर है या फिर हमारी लाइफस्टाइल को, जिसे हम अभी तक जीते आ रहे थे, अभी भी हम दुरुस्त नहीं कर पाए हैं? डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी हो तो क्या होता है उस पर असर? ऐसे तमाम सवाल हैं जो जन सामान्य जानना चाहता है। आज इसी पर चर्चा होगी हमारी। पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। नए दौर में दिल का दौरा, जिसे नजरअंदाज कर पाना मुश्किल हो रहा है। हर रोज हो रही मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। सिंगर के, अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार और राजू श्रीवास्तव जैसे कई बड़े नाम हैं जो हार्ट अटैक की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से मौत हुई तो कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी की भी मौत हार्ट अटैक से हुई। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग नाच रहे थे या जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर उनकी मौत हो गई। आमतौर पर देखा जा रहा है उम्र 40 से कम हो या 40 से अधिक, शिकायत हर उम्र के लोगों के साथ है। भारत में भी ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। प्रीमेच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु के कारणों में 2005 तक हार्ट अटैक मामले में भारत तीसरे नंबर पर था, लेकिन 2016 के बाद से हार्ट से जुड़ी बीमारी अकाल मृत्यु पहला कारण बन चुका है। 10 से 15 साल पहले तक इस बीमारी को उम्र दराज लोगों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में दिल से जुड़ी बीमारी के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है ये बताना बहुत मुश्किल है। तो क्या नए दौर में दिल का दौरा पड़ना आम बात हो गई है? जानकारों की माने तो दिल चेतावनी देता है, लेकिन हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो समझ पाते हैं? तो जरूरी है हार्ट अटैक के रेड सिग्नल को समझना, क्योंकि ये है साइलेंट किलर। तो आज के समय में हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक साइलेंट किलर बन चुका है। तमाम ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जिसमें चलते चलते, हंसते हंसते, नाचते नाचते लोगों की मौत हो गई है। तो अचानक ऐसा क्या बदलाव आ गया है? किसकी वजह से ये हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के केस इतने बढ़ गए हैं? क्या हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है या पोस्ट कोविड का कुछ असर है? यही सब जानेंगे आज। हमारे साथ जो मेहमान हैं डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे हमने अभी अपने पैकेज में रिपोर्ट्स में देखा कि लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, स्टेज पर मंचन चल रहा है और अचानक मौत आ जाती है और पता चलता है कि हार्ट अटैक हुआ है। तो ऐसा क्या बदलाव हुआ है हमारी लाइफ में कि अचानक इतने केस बढ़ गए हैं और ज़्यादातर मौतें हार्ट स्ट्रोक से या हार्ट अटैक से हो रही हैं? जी, ये बहुत अभी एक तो हमारे सामने अब डेटा बहुत जल्दी आ रहा है। पहले हमें डेटा नहीं मिलता था कि एक तो सडन कार्डियक अरेस्ट पहले भी होता था, हार्ट अटैक पहले भी होता था, लेकिन अब हम वीडियोस में देख पा रहे हैं और अब सेलिब्रिटीज़ में इसमें हम देख पा रहे हैं जो कि परफॉर्म करते करते इस सडन कार्डियक अरेस्ट को उनसे प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तो जागरूकता भी बढ़ी है, अवेयरनेस भी बढ़ी है, साथ में डेटा कलेक्शन भी हो गया है। तो पहला रीज़न तो ये कि सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक पहले भी होता था, लेकिन अब हम लाइव एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, हमारे सामने देखते देखते अरेस्ट हो रहा है। पर सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ डेटा कलेक्शन हो रहा है, ओवरऑल हमारे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के, उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। पहले कम लोग उन रिस्क फैक्टर से प्रभावित होते थे, लेकिन चूंकि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या ऐसी है, अब ज़्यादा लोग उन रिस्क फैक्टर से प्रभावित होते हैं। अब हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर समझें तो क्या होते हैं? हार्ट अटैक के जो मुख्य रिस्क फैक्टर होते हैं, डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, अत्यधिक मोटापा होता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होना होता है, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है यानी विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी एक लाइफस्टाइल होती है, स्मोकिंग बहुत कॉमन है आजकल, यंगस्टर्स में स्मोकिंग बहुत कॉमन है, और लैक ऑफ स्लीप और पुअर मेंटल हेल्थ। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स मिलके हार्ट अटैक को बढ़ावा देते हैं, हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। अगर हम यही चीज़ यंगर एज ग्रुप में देखना चाहें तो यंगर एज ग्रुप में लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, तो उसके कारण डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर पहले से डेवलप हो रहा है, मोटापा जल्दी आ रहा है,
और आज के देखें युवा की जो एक लाइफस्टाइल है बहुत ही स्ट्रेस भरी है, क्योंकि जनरली वो एक ऐसी कंपनी या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं जिसमें डेडलाइंस होती हैं, उनको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आउटपुट देना होता है, तो वो कई रातों तक सो नहीं पाते हैं। उनके खान पान का ठिकाना नहीं होता है। खाने को अगर देखें तो फास्ट फूड खाते हैं जिसमें पास्ता, बर्गर, पिज्ज़ा, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बहुत मैदा और सैचुरेटेड फैट युक्त होती हैं। जी बिल्कुल। तो अभी सारी चीज़ें मिलके हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर बढ़ाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी जो केस सामने आए हैं उसमें पहले ये देखा जाता था कि उम्र दराज लोग जो होते थे, बड़ी उम्र के लोग होते थे, उन्हें हार्ट अटैक आता था। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 30 से 40-45 साल के जो लोग हैं उनको भी अटैक आ रहा है, और ऐसे लोगों को जो अपने आप को फिट रखते हैं और फिटनेस के लिए तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। तो इसके लिए क्या समझा जाए कि ये बॉडी जो फिट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, कई सारे हमने वीडियो और केस ऐसे देखे कि बहुत यंग लोग जो फिट रहते हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर आप अनसुपरवाइज्ड कोई एक्सरसाइज रेजिम ले रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही ओवर एंड स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, जनरली होता ये है कि युवा जो हैं 30 या 40 के दशक में ऑलरेडी उनके रिस्क फैक्टर्स डेवलप हो चुके होते हैं और उनको मालूम नहीं होता, और अचानक वो डिसाइड करते हैं जिम जाने का, और जिम जाते हैं तो भी वो अनसुपरवाइज जिमिंग करते हैं जिसमें पहले से उनका कोई कार्डियक चेकअप नहीं हुआ होता। तो हमें ना तो ये मालूम है कि उनको कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं, उनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं है, और अचानक से बहुत अत्यधिक स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं बीफ्ड अप बॉडी बनाने के लिए। तो उस पर अत्यधिक एक्सरसाइज ऑलरेडी अगर प्री एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर है तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे कहीं छोटे छोटे प्लाक जो हैं वो हमारे युवा अवस्था से ही डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जब अत्यधिक एक्सरसाइज करते हैं तो उन प्लाक के रप्चर होने का चांस रहता है और उस पर क्लॉट बनने का चांस होता है। तो जैसे ही अचानक क्लॉट बनता है तो एक सडन कार्डियक इवेंट यानी हार्ट अटैक को प्रोड्यूस कर देता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो कई बार अननोन रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जो व्यक्ति को पता नहीं होते, और अचानक जिमिंग से वो रिस्क फैक्टर सामने आ जाते हैं, वो एक इवेंट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। दूसरा, अगर ये ना हो तो भी एक कंटिन्यूअस स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज अनसुपरवाइज्ड विदाउट ग्रेडेशन के लिए करने से इस पे हार्ट के अपने आप में, हार्ट की मसल में अपने आप चेंजेस होते हैं। हार्ट की मसल जो एक रिदम के लिए, उसमें रिदम डिसऑर्डर आ जाता है जिसके कारण कुछ एरिथमियाज होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, तो ये एरिथमिया प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। कई बार कोई रिस्क फैक्टर ना हो, कुछ कंजेनाइटल यानी अनुवांशिक कुछ रोग होते हैं जिसमें हार्ट के डिसऑर्डर्स होते हैं, वो व्यक्ति को पता नहीं होते हैं, तो वो अचानक इस रूप में आ जाते हैं, जिसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है या कुछ चैनल आयन चैनल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये कुछ अनडायग्नोस्ड चीजें होती हैं, जब वो इवेंट हो जाता है तब सामने आती हैं। तो बहुत सारा इसमें बहुत एल्गोरिदम है इसको क्लासिफाई करने का। हाँ, अनसुपरवाइज्ड जिमिंग इज नॉट एडवाइजेबल। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी आम हो चुकी है, शुगर की बीमारी आम हो चुकी है, तो क्या इन बीमारियों का असर भी होता है हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक में? जी बिल्कुल, ये तो मुख्य रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, मोटापा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक को बढ़ावा देते हैं। इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर भी काम करते हैं और मिलजुल के भी काम करते हैं। तो हार्ट अटैक बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स है। तो कहीं कहीं किसी केस में एक रिस्क फैक्टर काम करता है, कहीं कहीं ये सारे रिस्क फैक्टर मिलजुल के काम करते हैं। और यंगर जनरेशन में आजकल ये रिस्क फैक्टर्स जल्दी देखे जाते हैं, 20s में देखे जाते हैं, 30s में देखते हैं, तो ये मुख्य कारण। एक ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि कोविड के बाद ये केस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, तो क्या लोगों के दिमाग में भ्रम है, दुविधा में है लोग कि ये वैक्सीन का असर है या पोस्ट कोविड का असर है? जी, वैक्सीन का असर है वो कहना तो अभी शोध में नहीं पाया गया कि कोई वैक्सीन इस तरह से कोई हार्ट पे असर डाल रहा है, लेकिन कोविड का इटसेल्फ हार्ट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो अलग अलग अनेक प्रकार से हार्ट को प्रभावित करता है, वो हार्ट अटैक को बढ़ावा देता है, वो हार्ट फेलियर करवाता है, वो हार्ट की झिल्ली में पानी भी भरवाता है और हार्ट में रिदम डिस्टर्बेंस पैदा करता है। ये चारों फैक्टर्स, अब किस केस में क्या इवेंट हुआ वो तो ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम से ही मालूम पड़ता है कि वो रिदम डिसऑर्डर हुआ या हार्ट अटैक हुआ, बट कोविड वायरस इटसेल्फ जो है को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। उसमें हार्ट की मसल का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हार्ट जो है हार्ट फेलियर के लिए प्रोन हो जाता है और एरिथमियाज के लिए प्रोन हो जाता है। तो इसलिए सडन कार्डियक अरेस्ट के मामले जिन व्यक्तियों को कोविड हो चुका है उनमें काफी देखे गए हैं, तो ये प्रभावित तो करता है कोविड। जी 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 जी। एक और बात सामने आती है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, मेडिकली लैंग्वेज जो है वो आप अच्छे से समझा सकते हैं। हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक दो अलग अलग चीजें होती हैं, जन सामान्य इनको एक ही समझता है, तो कैसे समझा जाए कि हार्ट अटैक है या हार्ट स्ट्रोक है, दोनों में अंतर क्या है?
हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक को हम ऐसा ही मान सकते हैं। एक और टर्म होती है जिसको हम सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो सडन कार्डियक का सबसे मुख्य कारण होता है हार्ट अटैक होता है। कार्डियक अरेस्ट अन्य कारणों से भी होता है जो हार्ट अटैक नहीं होते हैं, जैसे कि उसमें रिदम डिसऑर्डर्स होते हैं। किसी पेशेंट्स में रिदम डिसऑर्डर्स इनहेरेंट होते हैं या आनुवांशिक होते हैं, या कभी कभी हार्ट की मसल काफ़ी मोटी होती है, उसमें भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हो जाता है। इसके अलावा हार्ट के वॉल्व की सिकुड़न होती है, अगर ऐसा व्यक्ति एक्सरसाइज करे तो सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट के अनेक कारण हैं, जिसमें एक हार्ट अटैक भी मुख्य कारण है। तो हार्ट अटैक जो है वो एक प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है कि उसमें ब्लड सप्लाई में बाधा उत्पन्न होती है और हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। जबकि सडन कार्डियक अरेस्ट एक रिदम प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जिसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल सप्लाई या तो बहुत रिदम जो है एकदम से बहुत तेज आती है या बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो ये दोनों में मुख्य अंतर है। जी जी जी। हमारे शरीर में कोई भी बदलाव होता है तो शरीर संकेत जरूर देता है, भले हम उसे समझें या ना समझें। अगर हमारे शरीर में कोई चीज इस तरह की बीमारी होने वाली है या अटैक आने वाला है या स्ट्रोक आने वाला है डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा शरीर संकेत देता है? वो किस तरह के संकेत देता है ताकि अगर किसी को इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो वो समझ जाए और तुरंत उसका इलाज ले सके? जी, निश्चित तौर पर शरीर हमें संकेत देता है कि आपको शायद हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में ये संकेत देता है। इसके मुख्य संकेत या लक्षण ये होते हैं कि आपको चलने में सांस फूल रही जो पहले नहीं फूलती थी, आपको 1 मंजिल या 2 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूल रही है, छाती में कुछ दर्द है, भारीपन दबाव है या घुटन महसूस हो रही है। तो किसी भी एक्सर्शनल एक्टिविटी में अगर आपको छाती में कोई दर्द, भारीपन महसूस हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है, सांस लेने में कष्ट का अनुभव हो रहा है, तो ये शुरुआती लक्षण है। पर हमेशा ये इस रूप में सामने नहीं आते। ज़्यादातर केसेस में ये एसिडिटी, मतली, उल्टी होने जैसा जी करना या पेट फूलने जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं जो चलने आ रहे हैं। कभी कभी अचानक बिना किसी कारण के पसीना आ जाना या चक्कर आ जाना, ये भी हार्ट की होने वाली बीमारी का मुख्य लक्षण होता है। तो इन संकेतों को कई बार लोग एसिडिटी मान के कई दिनों तक टालते रहते हैं, इलाज नहीं करवाते, जांच नहीं करवाते, और ऑल ऑफ ए सडन कभी वो हार्ट अटैक के रूप में सामने आता है हमारे पास। तो इस तरह के अगर आपको कोई लक्षण है जिसको आप एसिडिटी या गैस के रूप में नज़रअंदाज करते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, ऐसे लक्षणों को आपको जांच करवाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि आपकी जांच करके उसका डायग्नोसिस बनाया जा सके। ज़्यादातर जो मामले आए हैं, जो रिसर्च हुई है, उसमें ये समझने में आया है, मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में, ज़्यादातर मामले जो होते हैं हार्ट अटैक के वो सुबह के समय ज़्यादा आते हैं। जी जी। उसकी पीछे वजह हो सकती है? देखिए, सुबह हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है और ब्लड वेसल्स की जो हार्ट की नलियां, उनमें सिकुड़न बढ़ जाती है, और ऑटोनॉमिक सिस्टम की जो वेरिएबिलिटी है, मतलब हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर की जो वेरिएबिलिटी है, उसका मार्जिन कम हो जाता है। सुबह सुबह तो ठंडा वातावरण रहता है, ठंडे वातावरण हमारे शरीर की नलियां जो रहती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, उसी तरह हार्ट की ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ जाती हैं, इसलिए हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है सुबह के टाइम पे। तो इसलिए कहा जाता है हार्ट के मरीजों को कि आप ठंड से बचें, अच्छे कपड़े पहन के रहें, अपने आप को गर्म रखें, शरीर को गर्म रखें, ताकि आपको हार्ट अटैक ना आए, दोबारा हार्ट अटैक ना आए या हार्ट फेलियर की स्थिति ना पैदा हो। बिल्कुल। अगर ठंड का मौसम नहीं है, नॉर्मली हमारे यहाँ इतनी भोपाल में ठंड नहीं पड़ती है या कई एरिया में, तो नॉर्मली एक सामान्य टेम्परेचर में क्या सावधानी रखनी चाहिए सुबह मॉर्निंग में उठते समय? नहीं, मॉर्निंग में आपका बहुत अत्यधिक ठंड से बचना जरूरी है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, साउथ इंडिया में वो प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ पे तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर जैसा ही होता है, बट फिर ही उसमें जो शरीर की एक सर्कैडियन रिदम होती है, जैसे मैंने बताया कि शरीर की जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी होती है, उसका एडजस्टमेंट मॉर्निंग आवर्स में रहता है। और साथ में जो शरीर के ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो प्लाक रप्चर होना है वो रहता है। तो उसके कारण से उन क्षेत्रों में भी जहाँ पे ठंड की समस्या नहीं है, वहाँ पे भी सुबह सुबह हार्ट अटैक देखा जाता है। अब इसमें प्रश्न आता है कि क्या सावधानी रखना है। एक तो जो ऑलरेडी जो हार्ट के मरीज हैं, उनको बहुत अत्यधिक अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉक पे नहीं जाना चाहिए। अगर वॉक पे जाते हैं, थोड़ा सा जब धूप निकलने का समय या धूप निकले तब जाएं, ताकि थोड़ा सा गर्माहट रहे। जब भी निकलें आप जैकेट, मफलर और कान बंद करके निकलें, और एक अपने कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह से ही जितनी एक्सरसाइज आपको बताई गई है उतनी ही करें। अब एक्सरसाइज हम इस पर डिफाइन करते हैं कि उनके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग क्षमता कितनी है, उनको किस तरह का हार्ट अटैक हुआ है, क्या वो हार्ट फेलियर की स्थिति में है कि नहीं। तो वो जो भी आप एक्सरसाइज रेजिम हार्ट के पेशेंट्स हैं, वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह से करें, आप अपना एक्सरसाइज भी कर पाएंगे और स्वस्थ भी रह पाएंगे। बिल्कुल। ज्यादातर
अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कोई तकलीफ होती है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे आई टेस्ट के, अगर डॉक्टर के पास जाए, आई स्पेशलिस्ट के पास, तो बोलते हैं टेस्ट कराते रहिए आप। क्या हार्ट अटैक से, हार्ट स्ट्रोक से बचने के लिए भी कोई इस तरह से डॉक्टर सलाह पहले से ही लेके रखनी चाहिए? जी बिल्कुल। एक तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल तो रखनी ही चाहिए, और कोई भी व्यक्ति 30 के बाद के, क्योंकि कोई भी 30 के बाद आपके हार्ट अटैक के, आज के परिवेश में हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो साल में आपको एक बार इको, टीएमटी और लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल और रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर करा लेना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो भी आपको, भले ही आप सिम्टम्स ना हो, लेकिन साल में आपको अपना एक कंप्रहेंसिव चेकअप कराना चाहिए, तो हम बीमारी को जल्दी पकड़ पाएंगे। और अगर हमको कुछ अर्ली लक्षण ऐसे मिलते हैं तो हम आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे, जरूरत पड़े तो दवाई शुरू करेंगे, ताकि आने वाले हार्ट अटैक के खतरे से बचा जा सके। बिल्कुल। ये जो टेस्ट हैं, ये तो मेडिकली ही बता सकते हैं, डॉक्टर ही बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और आपने बताया कि 30 साल के बाद ये टेस्ट कंटिन्यू कराने चाहिए, साल में एक बार जरूर कराने चाहिए, है ना। खान-पान की अगर हम बात करें तो हमारा जो भारतीय खान-पान है वैसे भी बहुत ज़्यादा तेली होता है। हम लोग रुचिकर भोजन पसंद करते हैं, लेकिन अभी कोविड के बाद से अगर बात की जाए तो हम लोगों ने थोड़ा सा खाने पीने पे भी ध्यान देना शुरू किया है। लेकिन अटैक और स्ट्रोक की बात करें तो पहले से ज़्यादा बढ़े हैं केस। लेकिन हमारे अगर खान-पान की बात करें तो एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, शुरू में जब 2 साल 1.5 साल करीब लॉकडाउन रहा, तो ईटरीज बंद रही, जो फास्ट फूड था वो नहीं मिल रहा था। तो शुरू में तो हमने भी नोट किया कि जो कोविड का लॉकडाउन वाला पीरियड था, या अगले 1 साल तक हार्ट अटैक जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आते थे वो कम हुए। तो कोविड के दौरान लोगों में स्वास्थ्य के प्रति चिंता तो बढ़ी है, जागरूकता भी बढ़ी है, लेकिन ऐसा कंटिन्यू नहीं रहा फेस में। फिर जैसे ही हम नॉर्मल सामान्य जीवनचर्या में आ गए और वही हमने भागदौड़ वाली ज़िंदगी फिर से शुरू कर दी, फिर से बाहर का खान पान शुरू कर दिया, जिसमें कि फास्ट फूड होता है, जिसमें अत्यधिक मैदा और सैचुरेटेड फैट होता है, डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं, समोसा है, कचौड़ी है, चाट है, आपकी जलेबी है। पाश्चात्य व्यंजन में देखें तो पास्ता, बर्गर, पिज्ज़ा, मैगी, चाउमीन वगैरह है। इन सब में मैदा और बहुत ही हानिकारक फैट होता है, जो कि हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स को बढ़ावा देता है, मोटापा बढ़ाता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। तो वो जो शुरू में जागरूकता आई थी कोविड के दौरान, वो बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं रही, और अब हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के केस और बढ़ गए हैं। दूसरा, कुछ लोग जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम से पीड़ित थे, या कोविड जिनका लंबा चला, तो ऐसा नहीं कि कोविड खत्म हो गया तो उनके शरीर से कोविड का पूरा प्रभाव चला गया, क्योंकि कोविड, ये देखा गया है कि पोस्ट कोविड में एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन बना रहा। उस लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन के कारण हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो इन्फ्लेम्ड रही, और उसमें प्लाक बनने का या कोलेस्ट्रॉल जमने का खतरा बना रहा, साथ में उसके ऊपर क्लॉट भी जम गया। तो उन केसेस में भी हार्ट अटैक के केसेस देखे जिनको कोविड हो चुका है। ये लॉन्ग कोविड सिंड्रोम का पार्ट है, जिनको कोविड हुआ है, बाद में जाके उनको हार्ट अटैक के खतरा बढ़ गया है। बिल्कुल, सारे कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। कोविड की बात आपने की, कोविड-19 से पीड़ित है अगर कोई व्यक्ति और उसकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, तो क्या वायरस का असर उसमें माना जाएगा? नहीं, पोस्ट कोविड नहीं, उसकी इन्फेक्टिविटी का एक निश्चित ड्यूरेशन होता है, ज़्यादा से 14 दिन, उसके बाद तो नहीं माना जाता। तब तक तो उसको कहना नहीं ठीक होगा कि उस मरीज को आप हाथ ना लगाएं, उस पेशेंट को हाथ ना लगाएं, ऐसा नहीं है। उसकी इन्फेक्टिविटी का पीरियड तो उसके नेचुरल साइकिल से नॉट मोर देन 14 डेज नहीं रहता है। उसके बाद ये पोस्ट कोविड वाले कॉम्प्लिकेशन है, उसमें किसी तरह का इन्फेक्टिविटी का खतरा नहीं रहता। बिल्कुल, बहुत सारे जो वीडियोज हमने अभी देखे थे, अचानक ऐसा क्या हो जाता है? क्या, जैसे आपने बताया कि लक्षण पहले से पता चलते रहते हैं, लेकिन अचानक बैठे बैठे बात करते करते गिर जाते हैं, डांस करते करते गिर जाते हैं। के का इतना बड़ा हमारे सामने उदाहरण है, स्टेज पर वो अपना प्रोग्राम दे रहे थे, उसके बाद वो बाहर तुरंत लेके जाया गया। तो ये जो अचानक वाली चीज होती है, ये कैसे होती है? ये इसका पीछे क्या कारण है? इसमें देखिए, जो भी ये एक्टिविटी करते हुए वीडियोस हमने देखे हैं कि कोई डांस करते हुए सडनली कोलैप्स हो गया, या वो सिंगर आप जिनका नाम ले रहे हैं वो स्टेज पे परफॉर्म करते करते या उसके तुरंत बाद कोलैप्स हो गए, तो जब वो परफॉर्म कर रहे थे, एक हाईली सिंपैथेटिक टोन बॉडी में बढ़ जाती है। जब आप इसी तरह की बहुत, इट्स अ हाईली एनर्जेटिक एक्सरसाइज, आप गा रहे हैं, इतना सारा सामने ऑडियंस है, तो आप बहुत ही एक्साइटेड स्थिति में रहते हैं। जब आप एक्साइटेड स्थिति में रहते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो हार्ट रेट बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, वो पूरा एक्टिवेट हो जाता है। तो वो जब एक्टिवेट हो जाता है तो हार्ट के अंदर जो रक्त का बहाव तो बढ़ता ही,
लेकिन हार्ट के अंदर जो प्लाक होते हैं, रक्त वाहिकाओं में जो प्लाक होते हैं, उनके रप्चर होने की संभावना भी हो जाती है ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण और हाइपर एक्साइटमेंट के कारण। तो ये चीज़ें, हाइपर एक्साइटमेंट है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बहुत अत्यधिक एक्टिवेट करता है और हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता है। और ऑलरेडी अगर प्री एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर है तो ये और भी खतरनाक साबित होता है। जी। लेकिन ये बात तो कि हमने बहुत सारी ऑडियंस है, क्राउड है, बहुत ज्यादा लाइटिंग है, तो वहां पर ये हुआ। लेकिन अभी नया केस जो हमने देखा, अभी पिछले महीने राजू श्रीवास्तव जी की डेथ हुई, तो एक्सरसाइज करते हुए उनको दिल का दौरा पड़ा था। तो क्या एक्सरसाइज खतरनाक हो चुकी है? जी, राजू श्रीवास्तव जी के केस में जहाँ तक हमें पूरी मेडिकल हिस्ट्री, उनकी पास मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन वो कुछ 50 से अत्यधिक उम्र के थे, जो कि बहुत 58 ईयर्स के थे, जो कि एक ऐसी एज है जिसमें हार्ट अटैक का खतरा वैसे ही ज़्यादा रहता है। अगर पहले से उनके कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल है, तो ऐसे में वो अनअकस्टम्ड फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं हम लोग उसको, कि अपने शारीरिक क्षमता से ज्यादा अगर उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी करी है और अचानक जोश में बहुत ज्यादा हैवी लिफ्ट कर ली है, या अपनी क्षमता से ज्यादा वो ट्रेडमिल पे वॉक कर लिए या जॉगिंग कर ली, रन कर ली, तो इसमें वही हुआ है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से हार्ट रेट बढ़ा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, और जिसने प्लाक को रप्चर करके उनको सडनली कार्डियक अरेस्ट पैदा कर दिया है। तो अनअकस्टम्ड फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, आपको मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, कार्डियक चेकअप के बाद करनी चाहिए। अगर आप 30 साल के बाद हैं, अगर आपने बहुत दिन तक एक्सरसाइज नहीं करी है या आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करी है, तो अचानक आप एक दिन जिम जाके अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज हमेशा ग्रेडेड रूप में करनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी अकस्टम्ड हो जाए उस एक्सरसाइज के लिए। तो इस तरह से खतरों से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल। चलिए, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल जरूर हम जानना चाहेंगे कि अगर हमारे सामने, जैसे आपने बहुत सारे सिम्टम्स बताए कि हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं, अटैक आने वाला होता है या स्ट्रोक आने वाला होता है, हमारे सामने कई बार ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसको अटैक पड़ रहा है और हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसे समय सामने वाले को क्या करना चाहिए? अगर पेशेंट हमारे सामने है तो क्या करे उसके लिए? जी, जैसे इसमें आपको लक्षण समझना आवश्यक है कि अगर छाती में दर्द है, भारीपन, जकड़न है, सफोकेशन की फीलिंग है और वो 15 मिनट से ज़्यादा परसिस्टेंट है, पेशेंट को अत्यधिक पसीना आ रहा है, तो ये हार्ट अटैक का बहुत ही संभावित लक्षण है। ऐसे में आप घर में सॉर्बिट्रेट की गोली रख सकते हैं, डिस्प्रिन की गोली रख सकते हैं, ये तुरंत मरीज को दे देना चाहिए। साथ में हम 2 गोली और रिकमेंड करते हैं जो कि हार्ट अटैक की फर्स्ट एड किट में होती है। क्लोपिडोग्रेल नाम की दवाई होती है, 75 मिलीग्राम की 4 गोली आपको पेशेंट को देनी चाहिए, और एक एटोरवास्टेटिन नाम का स्टैटिन की दवाई होती है, 80 मिलीग्राम का ही दे देना चाहिए। तो डिस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट तो जनसाधारण को पता ही है, ये बहुत ओवर काउंटर मिल जाती है। क्लोपिडोग्रेल और एटोरवास्टेटिन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर आप हार्ट अटैक के साथ कैजुअलिटी या इमरजेंसी में आते हैं तो हम सबसे पहले यही दवाइयाँ मरीज को देते हैं और साथ के साथ में ECG भी करते हैं। तो ये 4 दवाइयाँ आपको हर घर में फर्स्ट एड बॉक्स जैसे रखते हैं तो उसमें भी रखना चाहिए। और जिस तरह के सिम्टम्स होते हैं कि 15 से 20 मिनट का छाती में दर्द है, पसीना है, जकड़न है, ऐसे मरीज को ये दवाई देख के तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है, तो इस आप तुरंत डिस्प्रिन देने से खून का थक्का टेंडेंसी कम हो जाती है, हो सकता है जो खून का थक्का बना वो डिसॉल्व भी हो जाए। तो काफी हद तक इससे हेल्प मिलती है कि हार्ट अटैक की सीवियरिटी कम किया जा सकता है। हार्ट अटैक तो हो ही गया है, लेकिन उसकी सीवियरिटी या उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। CPR भी उसमें फायदेमंद हो सकता है? हाँ, अगर पेशेंट कोलैप्स हो गया है तो सबको CPR सीखना चाहिए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीखना चाहिए। और वो अगर मरीज कोलैप्स हो गया है, उसकी सांस नहीं आ रही है, अगर कोई पल्स देख पाए पल्स नहीं आ रही, तो घर पे ही तुरंत CPR करके एम्बुलेंस या इमरजेंसी कॉल करके एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उसको तुरंत निकटतम। कैसे करें CPR करने के लिए देखिए, आप मरीज को लिटा दें उसको, और उसके छाती में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चेस्ट कंप्रेशन है। तो 1 मिनट कम से कम 80 बार अगर आप चेस्ट कंप्रेशन करें, चेस्ट के बिल्कुल ये जो बोन होती है, चेस्ट की बोन, इस पे 80 बार 1 मिनट में, मैं बहुत सामान्य सरल तरीके से बता रहा हूँ, कोई फिगर ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि याद ना रह पाए। तो 1 मिनट में कम से कम आपको 80 से 100 के बीच में चेस्ट कंप्रेशन करना है, और साथ के साथ में उसका चिन को लिफ्ट करना है, उसको ऊपर करना, ताकि जो हवा का पैसेज है वो बना रहे। अगर कोई साथ में माउथ टू रेस्पिरेशन दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिंगल अटैक है पेशेंट के, तो आप चेस्ट कंप्रेशन करिए, वो इम्पॉर्टेंट है। और बीच बीच में आपको उसको मरीज को के थ्रू सांस दीजिए, और तुरंत से तुरंत आप इमरजेंसी कॉल करके हेल्प बुलाइए कि 2 आपके व्यक्ति आ जाएं और ये CPR के प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए हॉस्पिटल मरीज को शिफ्ट किया जाए। जी, ये करना चाहिए। जी बिल्कुल।
बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब आपने। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव, भोपाल के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट जुड़े, जिन्होंने तमाम तरह जानकारी दी कि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक में क्या अंतर हो सकता है, क्या कोरोना वायरस जैसे ज्यादातर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के केस आ रहे हैं, दुविधा जो थी उसको भी शांत किया, और कैसे हमें अपने दिल की जानकारी रखनी चाहिए, कैसे हम अपने दिल के दौरे को समझना चाहिए, ये इसके बारे में भी जानकारी दी। तो नए दौर में दिल के दौरे को लेकर के सजग और सतर्क रहना बहुत जरूरी है, आज के समय की मांग भी है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।